अवध बिहारी चौधरी जो स्पीकर भी हैं, हाँ, उनका भी एक चर्चा चल रहा है। आरजेडी से एक और उम्मीदवार है जिस पर बहुत लोग संशय बना हुआ है, मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी। अगर कविता सिंह का टिकट कटा जदयू से तो वो टिकट भाजपा से भी ले सकते हैं। माले से किसका नाम चल रहा है वो भी हम आपको बता दें। माले से नाम चल रहा है अमरनाथ यादव का। भाजपा से भाजपा से मिथिलेश तिवारी का नाम चल रहा है। ओम प्रकाश यादव 2 बार एमपी उस जगह से रह चुके हैं, उनका भी नाम चल रहा है। तो देखिए, सीवान पे हमने चर्चा की थी, सीवान के बारे में कहा था, बताया था कि समीकरण कैसा है, कौन कौन जात मैटर करता है। मगर हमने आपसे वादा किया था कि हम आएंगे और बताएंगे कि कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन किस पार्टी से प्रबल उम्मीदवार है। तो अब हम उस चीज़ को लेकर वापस आ गए हैं और पूरे रिसर्च के साथ, इसीलिए हमने थोड़ा वक्त लिया और अब हम हाजिर हैं। और हमारे सहयोगी जिन्होंने 48 घंटे से ज़्यादा हर पार्टी पे रिसर्च किया और कार्यकर्ताओं से मिले, और सनी हमारे साथ मौजूद है। सनी, सबकी नज़र हमारे कमेंट बॉक्स में भी थी, हमने पढ़ा कि कौन उम्मीदवार हो सकता है, क्या हो सकता है। तो सीवान लोकसभा, जिसमें जहां एक तरफ महागठबंधन में आपस में खींचातानी की कौन उम्मीदवार दिया जाए, अब ये बताइए शुरुआत से कि सीवान में क्या हो सकता है, कौन पार्टी किसको उम्मीदवार बना सकती है? उम्मीदवार हम पार्टी वाइज एक उम्मीदवार बता देंगे, जो जिस पर चर्चा चल रही है जी। क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि इनको ही मिलेगा, लेकिन जिन पर चर्चा चल रही है वो सबसे पहले जदयू से जो मौजूदा सिटिंग एमपी है कविता सिंह नंबर 1 पे है जदयू से ठीक। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, नाम थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन ये चर्चा चल रहा है जदयू से नहीं, आरजेडी से। अवध बिहारी चौधरी जो स्पीकर भी हैं, उनका भी एक चर्चा चल रहा है। मगर सीवान से कैसे उनको? सीवान के एक क्षेत्र से वो विधायक हैं, अच्छा। शायद शहर वाले क्षेत्र से, वहाँ से विधायक, और अभी मौजूदा दौर में स्पीकर हैं। अब आते हैं भाजपा से मिथिलेश तिवारी का नाम चल रहा है। मिथिलेश तिवारी का नाम भाजपा से चल रहा है। और इनके बारे में थोड़ा बताएं, कौन है? मिथिलेश तिवारी जो है वो गोपालगंज जिले से संबंध रखते हैं, वहाँ से शायद जिला अध्यक्ष भी हैं, और एक तरह से अभी संगठन में भी उनको सम्राट चौधरी ने तवज्जो दी है। ठीक है। तीसरा है भाजपा से ही ओम प्रकाश यादव 2 बार एमपी उस जगह से रह चुके हैं, उनका भी नाम चल रहा है। उसके अलावा जो है माले से किसका नाम चल रहा है वो भी हम आपको बता दें। माले से नाम चल रहा है अमरनाथ यादव का। माले के पूर्व विधायक हैं अमरनाथ यादव, लाल झंडा। और उसके अलावा आरजेडी से एक और उम्मीदवार है जिस पर बहुत लोग संशय बना हुआ है, मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब। मतलब अब हम एक एक करके बात करें। आरजेडी से कह रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब आप ये बता रहे हैं, जो आपने रिसर्च किया है उस हिसाब से। अब ये बताइए कि हिना साहब और अवध बिहारी चौधरी, कंपैरिजन तो कहीं नहीं है, क्योंकि सिवान का अगर नाम आता है तो शहाबुद्दीन से आता है। तो क्या लगता है कि हिना साहब के ऊपर प्रायोरिटी अवध बिहारी चौधरी को मिलेगा? देखिए, अगर इस अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो थोड़ा सा नाराजगी चल रहा है हिना साहब का, तो इसलिए अल्टरनेट ऑप्शन अवध बिहारी चौधरी को रखा गया है कि अगर हिना साहब कहीं मूव ऑन करती हैं तो अवध बिहारी चौधरी को जो है वो मौका मिलेगा, दिया जाएगा। क्योंकि कद्दावर नेता वो भी रहे हैं, काफी पुराने सहयोगी हैं लालू यादव की जब सरकार थी उस सरकार में भी मंत्री थे, और अभी वो मौजूदा दौर में बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हिना साहब अगर किसी दूसरे तरफ चली जाती हैं तो ये बैकअप ऑप्शन में है। अगर हिना साहब रहती हैं तो वही प्रायोरिटी है। अब हम भाजपा पे आते हैं। भाजपा पे आपने ओम प्रकाश यादव का नाम लिया, आपने मिथिलेश तिवारी का नाम लिया। ओम प्रकाश यादव 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। तो क्या लगता है कि भाजपा इन दोनों में किस में फंस जाएगी और किसको देगी? देखिए, ओम प्रकाश यादव का कम चांस है। क्यों? क्योंकि फिर तो सवाल ये होगा ना कि यादव को देती है तो यादव वोट बैंक आ जाएगा। नहीं, ओम प्रकाश यादव कम चांस इसलिए है कि ओम प्रकाश यादव थोड़ा बुजुर्ग भी हो गए। ठीक है। और मौजूदा दौर में जो देखिए 14 और 9 की राजनीति नहीं है बिहार में। अब बिहार में राजनीति जो है वो 24 की चल रही है, और 24 में आपको पता है, उंगली पे गिन करके बता दीजिएगा कि कौन वोट किधर जा रहा है और मैक्सिमम किधर जाता है। इसलिए ओम प्रकाश यादव का सेकेंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे मिथिलेश तिवारी, क्योंकि संगठन में उनका काम है। ये ऐसे आदमी हैं
गोपालगंज जो उपचुनाव हुआ, जो कुसुम देवी जीती, वहाँ पे इनको कोई पद कुछ मिलने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने तन मन धन से जो मिथिलेश तिवारी वहाँ मूव ऑन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, तो संगठन में मजबूत है। आप ये कह रहे हैं कि जो गोपालगंज उपचुनाव का रिजल्ट आया, उसका फायदा इनको मिल सकता है। इनको मिल सकता है, और संगठन में भी काफी मेहनती हैं, काफी काम करते हैं। अच्छा। और भाजपा संगठन ही देखती है, संगठन से ही आगे बढ़ाती है। अब आते हैं हम जदयू पे। जदयू पे आपने सिर्फ एक नाम गिनाया, इसकी वजह कविता सिंह के सिवा क्या उनके पास दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है? देखिए, जदयू के पारंपरिक सीट नहीं रहा है ये, सिवान 2019 में मिल गया था। ये पारंपरिक सीट नहीं रहा, इसलिए वहाँ बड़ा कोई कैंडिडेट नहीं है जदयू का। ठीक है, बीजेपी के पास ऑप्शन नहीं था कि भाई किसको सिवान में जो है शहाबुद्दीन साहब के सामने उतारे, क्यों? नीतीश कुमार को थोड़ा बहुत मुसलमान का भी वोट मिल जाता है, इसलिए बीजेपी ने जो है जगह जदयू को दे दिया था। इसलिए हम जदयू से बस एक नाम ही लिए हैं, क्योंकि जदयू का ये खानदानी सीट नहीं रहा। ये खानदानी सीट चाहे वो भाजपा लड़ती है, और नहीं तो माले लड़ती है, और नहीं तो आरजेडी लड़ती है, जदयू का ये खानदानी सीट नहीं, इसलिए एक नाम दिया। अब हम माले पे आते हैं। माले आज से 1990, 95, 80 के दौर में जाइए तो माले का भी बाहुबल था, वहाँ पे एक अपना जनाधार था। जिस शख्सियत का आपने नाम बताया है, इनके क्या कारनामे हैं, कितना जमीन पे ये एक्टिव है? अमरनाथ यादव पुराने नेता हैं, लाल झंडा वाले नेता हैं, और एक समय था कि आरजेडी और शहाबुद्दीन साहब की जो लड़ाई है वो लाल झंडे से ही होती थी। और जो हत्या हुआ था, जो कहा जाता है कि बहुत जो जेएनयू से स्टूडेंट लीडर थे चंदू, तो उस पे एक बड़ा प्रभाव था। हालांकि वोट और माले का जो जनाधार वो धीरे धीरे घटते घटते काफ़ी घट गया, लेकिन फिर भी एक अमरनाथ यादव को अल्टरनेट में हम रख सकते हैं, अगर क्योंकि माले ने ये सीट मांगी है, तेजस्वी यादव से चिट्ठी लेकर के महागठबंधन से मांगी है, इसलिए अमरनाथ यादव पहले नंबर पर है। अब चलिए, ये तो आपने पार्टी वाइज बता दिया, अब हम गठबंधन वाइज आते हैं। ठीक है, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया। इंडिया का उम्मीदवार कौन हो सकता है और एनडीए का उम्मीदवार कौन हो सकता है? इंडिया का उम्मीदवार में हम 3 नाम ले लेते हैं, 2 नाम। एक मिथिलेश तिवारी का नाम रखिए आप, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, और एक ओम प्रकाश यादव का। हालांकि एक नाम और भी है, लेकिन उस पर कम चर्चा चल रही है, दबे जमान में वो नाम चल रही है, क्योंकि पूरा व्यापक स्तर पे नहीं। और एक और इसमें कंट्रोवर्सी ये हो सकती है कि अगर कविता सिंह का टिकट कटा जदयू से, तो वो टिकट भाजपा से भी ले सकते हैं। वो तो लग रहा है कि कविता सिंह का टिकट कट जाएगा। अगर कटता है तो भाजपा के उम्मीदवार वो भी हो सकते हैं। आप ये बड़ा बात बता रहे हैं कि अगर कविता सिंह को इंडिया गठबंधन ने टिकट काट दिया, तो भाजपा कविता सिंह पे दाव लगा देगी। उनकी राजनीति जो सूट करती है, वो भाजपा की ही राजनीति सूट करती है, वो जदयू की राजनीति सूट नहीं करती है। ठीक है, एक तरह से अगर माना जाए तो अजय सिंह को भी छोटा मोटा नेता नहीं ना, वो भी कद्दावर नेता है। अगर शहाबुद्दीन के परिवार को हरा रहा है, तो जाहिर सी बात है कद्दावर नेता तभी ना हरा रहा है। तो इसलिए उसकी जो राजनीति वो भाजपा से ही जुड़ी हुई है, बस उसको सिंबल जदयू का मिला हुआ है। इसलिए इसको भी आप ऑप्शन में रखिए कि भाजपा के कैंडिडेट ये भी हो सकते हैं। अच्छा, तो भाजपा के कैंडिडेट कविता सिंह हो सकती हैं। महागठबंधन से जिसका ज्यादा चांस है, वो आपके हिसाब से कौन है? महागठबंधन से नंबर 1 पर अगर हिना साहब से को मना लिया गया तो पहला नंबर पे हिना साहब। दूसरे नंबर पर अगर हिना साहब नहीं मानती हैं, तो बड़े नेता को ही टिकट मिलेगा, उसमें अवध बिहारी चौधरी। और तीसरे नंबर पर महागठबंधन से अमरनाथ यादव। चलिए, 3 नाम। देखिए, सनी ने एक एक करके समझाया, पार्टी वाइज समझाया कि महागठबंधन में जैसे राजद है तो राजद से अवध बिहारी चौधरी, हिना साहब, जदयू से कविता सिंह और लेफ्ट से अमरनाथ यादव। उधर बताया कि भाजपा से 2 नाम हैं और क्यों है वो भी बताया। अब गठबंधन के रूप में भी समझ लीजिए कि अगर ये टिकट महागठबंधन में इंडिया के पास अगर राजद के पास रह जाती है, और राजद से जो अभी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है शहाबुद्दीन साहब की पत्नी का, अगर वो सब मान मनोवल हो जाता है, तो सबसे पहले हिना साहब इसकी दावेदार हैं। और अगर कविता सिंह का टिकट कटता है, तो भाजपा के टिकट से कविता सिंह चुनावी मैदान में लड़ सकती हैं। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कल हम किसी और लोकसभा के साथ होंगे, आपको यही सारा कुछ बता रहे होंगे, वहां का समीकरण समझाएंगे और उसके बाद दावेदार का नाम भी बताएंगे। धन्यवाद।